और इधर दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो कुछ आज बताया वो बहुत चौंकाने वाला है। इस पूरे एपिसोड में किरदार सिर्फ 5 नहीं, सूत्रधार कोई और है। प्लान सिर्फ लोकसभा में कूदना नहीं था, प्लान उससे भी बड़ा था। इनके पास प्रधानमंत्री की फोटो वाला पोस्टर था और साजिश कुछ और थी। ये कोई 5 लोग 5 शहरों से आकर 5 मिनट में प्लान नहीं बनाए। ये महीनों से तैयारी कर रहे थे, पूरी ट्रेनिंग हुई, मॉड्यूल बनाया गया, सबको अलग अलग काम दिया गया। ये समझने के लिए रिपोर्ट देखते हैं। ललित झा, नीलम आजाद, मनोरंजन गौड़ा, सागर शर्मा, अमोल शिंदे, तेरह दिसंबर को संसद हमले की बरसी के दिन इन्हीं ने उस खौफनाक मंजर की याद फिर से दिला दी थी। पूरे देश में हड़कंप मच गया था। संसद में कोई कूद गया है। संसद में स्मोक बम चल रहे हैं, धुआं करने वाले नारे लगा रहे हैं। मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही। तानाशाह है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है। इन सब ने योजना बनाई और 2 संसद में कूद गए। 2 ने बाहर बवाल काटा। संसद, सड़क, सियासत, हर जगह धुआं धुआं कर दिया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह मोदी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश थी? क्या इनको मोदी के सामने बवाल करने का ऑर्डर मिला था? क्या संसद में स्मोक बम फेंकना विदेशी टूल किट का हिस्सा था? क्या आरोपियों को इस काम की फंडिंग स्विट्जरलैंड से होनी थी? अगर ये सवाल उठे हैं तो समझ सकते हैं कि ये कोई आक्रोश नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इसीलिए जहां से इनकी ब्रेन फीडिंग हुई है, जहां से इनको ऑर्डर मिला है, जहां से ये खतरनाक सोच उपजी है, जो इनका असली आका है, सबका पता लगाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये साजिश कैसे रची गई और इसके तार कहां तक जाते हैं। ये मंडली एक दूसरे से जुड़ी कैसे? कोई मैसूर का, कोई लखनऊ का, कोई जिंद का, कोई लातूर का, कोई बिहार का, कोई गुरुग्राम का। ये सब कैसे एक जगह इकट्ठा हुए? किसने मिलवाया, किसने रुकवाया? दहशत फैलाने का आइडिया कहां से आया? कोई एनजीओ चलाता है, कोई कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, कोई एमए, एमफिल, सीटेट, एसटेट, नेट सब एग्जाम पास है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। अलग अलग पेशा है, अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग पढ़ाई है। फिर सब ये कैसे एक होकर संसद के भीतर दहशत फैला दी? क्या इन सब का माओवादी विचारधारा से भी कनेक्शन है? बस एक बात क्लियर है, इन सब की कॉमन स्ट्रेटजी थी और एक विचारधारा है और एक आदमी है जिन्होंने इनको मोल्ड किया, उसी को बेनकाब करना है। और जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, लगता नहीं है कि 10 दिन 20 दिन में ये प्लानिंग की गई। इनको अलग अलग तरीके से अच्छे से ट्यूशन दी गई और 1 से 2 साल की ट्रेनिंग भी दी गई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जो जानकारियां मिली हैं। साजिश की सुई ललित झा पर जाकर रुकी है। इसी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सारी प्लानिंग इसी ने की थी और ये फिलहाल फरार है। बताया जा रहा है कि इनकी मुलाकात सोशल मीडिया के फेसबुक पेज भगत सिंह फैन पेज पर सागर शर्मा, मनोरंजन गौड़ा, नीलम आजाद, अमोल शिंदे और ललित झा की मुलाकात हुई। सबकी विचारधारा में एक बात कॉमन थी, मोदी सरकार से गुस्सा, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिला अत्याचार, तानाशाही रवैया। यहाँ तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब विचारधारा विध्वंसात्मक रुख अख्तियार कर लेती है तब बात बड़ी हो जाती है और फिक्र भी, चुनौती भी। कहा जा रहा है कि करीब 1.5 साल पहले सभी मुद्दों पर एक जगह उठाने के लिए ये सभी मैसूर में मिले थे। लगभग 9 महीने पहले फिर से वो मिले। आवाज पहुंचाने के लिए संसद में नारेबाजी, स्मोक बम फेंकने का प्लान बनाया। संसद की रेकी करने के बाद मनोरंजन गौड़ा पास की मदद से मार्च में बजट सत्र के दौरान दर्शक बनकर संसद गया था। जुलाई में सागर शर्मा भी खुद संसद आया था और संसद में अंदर जाए बिना ही लखनऊ वापस चला गया। 10 दिसंबर को सागर गोमती एक्सप्रेस में बैठकर लखनऊ से दिल्ली के लिए आया और 1 घंटे बाद अमोल महाराष्ट्र से और नीलम हिसार से दिल्ली आ गई। सभी मेट्रो स्टेशन पर मिले। 10 तारीख को रात में सागर, नीलम और अमोल गुरुग्राम आए। यहाँ पर एक नया कैरेक्टर विक्की शर्मा इनके साथ जुड़ा, जो मनोरंजन का दोस्त था।
सब उसके घर पहुंचे। सेक्टर 7 में मकान नंबर 67 में ये सब रुके। रात में ललित आया और अगली सुबह मनोरंजन गौड़ा फ्लाइट से आया। फिर मनोरंजन को पास बनवाने का जिम्मा दिया गया। सांसद प्रताप सिम्हा से मनोरंजन गौड़ा के पिता के अच्छे रिश्ते थे। रिश्ते के बहाने इसने पास बनवा लिए और ये सभी 3 रात और 2 दिन गुरुग्राम में ही रुके। प्रताप सिम्हा के यहाँ से इन्हें जल्दी पास मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पास जल्दी ही मिल गए। इसके बाद इन्होंने 13 दिसंबर को ही विरोध करने का फैसला किया, क्योंकि 13 दिसंबर संसद पर हमले की बरसी थी। इन्हें पता था कि अगर इस दिन हंगामा करेंगे तो पूरा देश हिल जाएगा। सागर शर्मा प्रताप सिम्हा के पीए के पास 18 महादेव रोड पर विजिटर पास लेने चला गया और सभी ने मिलने की जगह इंडिया गेट डिसाइड की। नीलम, मनोरंजन, ललित और अमोल गुरुग्राम से कैब से आए और सागर का इंतजार करने लगे। स्मोक बम अमोल ने लातूर से खरीदा था, सागर ने उसे मुंबई में कलेक्ट किया। सागर ने लखनऊ से 2 जूते खरीदे और लोकल मोची की मदद से उन स्मोक बम के साइज का जूतों में छेद कराया ताकि स्मोक बम छिपाए जा सके। 13 तारीख को इन सभी ने इंडिया गेट पर करीब आधे घंटे तक मीटिंग की। पहले इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि वो धुआं बम नहीं फेंकेंगे, बल्कि उन्हें अपने हाथों में पकड़ लेंगे ताकि ये पता चल सके कि ये बम खतरनाक नहीं है। प्लान के मुताबिक सागर और मनोरंजन संसद के भीतर जाएंगे। दोनों को पीले रंग का एक स्मोक बम दिया गया, जिसे उन्होंने अपने जूतों के अंदर छिपाया। नीलम, अमोल और ललित झा को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जैसे ही इनकी असली मंशा को उजागर किया, उससे इनकी नीयत का पता चल गया। दरअसल संसद में हंगामे के जरिए मोदी सरकार को बदनाम करना था। स्पेशल सेल ने अदालत को बताया कि आरोपियों के पास से ऐसे पोस्टर और पैम्पलेट मिले हैं जिनमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मिसिंग है और स्विस बैंक की तरफ से रिवार्ड दिया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इसके अलावा पूरे षड्यंत्र का पता लगाना है, इस पूरी घटना के पीछे और कौन कौन लोग हैं, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी से पर्दा उठाना है। इसलिए 15 दिन का रिमांड आरोपियों का दिया जाए। पूरी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पेशल सेल को 7 दिन का रिमांड आरोपियों का दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत होगी तो ये रिमांड और भी बढ़ाया जा सकता है। जो पर्चे और पोस्टर इनके पास से मिले हैं, उसके मजमून से पुलिस को शक है कि ये पूरी साजिश विदेशी टूलकिट का हिस्सा हो सकती है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर असली आका तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी उसे ललित झा की तलाश है, जिस पर मास्टरमाइंड होने का शक है। जिस विचारधारा को लेकर ये लोग चल रहे हैं, उसके तार माओवादी कनेक्शन की तरफ भी मुड़ रहे हैं। ललित झा के प्रोफाइल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ललित झा ने अपनी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बनाई है। कथित तौर पर उसे कोलकाता में कई सामाजिक समारोह में देखा गया है। सोर्सेज के मुताबिक ललित के कई एनजीओ से भी लिंक है और उसका अपना खुद का भी एक काफी बड़ा नेटवर्क है, खास तौर पर पुरुलिया और झारग्राम जिले में। ललित झा पश्चिम बंगाल बेस्ड एनजीओ से जुड़ा है। ये जब एनजीओ से जुड़ा तो पुरुलिया और झारग्राम के ग्रामीण इलाकों में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। ये पूरा इलाका नक्सली बेल्ट से प्रभावित है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है, ललित झा का इस इलाके में काम करने पर जोर देने के पीछे कोई माओवादी कनेक्शन तो नहीं है। ललित झा के बारे में ये सारी जानकारियां एनजीओ के साथ ही नीलाक्ष ने बताई। जब ललित झा को पुलिस तलाशने लगी, तब नीलाक्ष ने वो चैट भी शेयर किया जिसमें ललित झा ने संसद में धुआं उड़ाते आरोपियों का वीडियो भी नीलाक्ष से शेयर किया था। ललित झा बोले যিনি রয়েছেন, এনার সাথে আমার পরিচয় হয় এপ্রিল মাস নাগাদ এবং ওনার সাথে আমার পরিচয়টা হয় হচ্ছে একটা ইভেন্টে। আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে, ভারত সভা হল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। সেখানে আমি ওনাকে দেখি, উনি মানে হেল্প আউট করছিলেন, ইভেন্টটা অর্গানাইজ করতে হেল্প আউট করছিলেন। তো সেইখান থেকে আমার সাথে ওনার পরিচয় হয় এবং আমি ওনাকে তখন বলেছিলাম, যেহেতু দেখছিলাম এরকম অ্যাক্টিভলি কর্মঠভাবে উনি পুরো সেমিনারটা অর্গানাইজ করছে না, আমি সেইটা দেখে ওনাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম আমাদের অর্গানাইজেশনে আসার জন্য। देश में सरकार विरोधी टूलकिट कैसे काम करता है, कैसे सरकार विरोधी प्रदर्शन में लोग हिस्सा लेते हैं, इससे पहले भी कई आंदोलन में देखा जा चुका है। संसद में बवाल करने वाले जो नारे लगा रहे थे, उनकी भी भाषा वैसी ही है। माओवादी विचारधारा से प्रभावित होने का शक क्यों जताया जा रहा है, ये नीलम आजाद के प्रोफाइल को खंगालने के बाद पता चला। जिस जिंद के घसो खुर्द गांव की नीलम रहने वाली है, वहां कई साल पहले
कुछ लोगों के माओवादी विचारधारा से जुड़े होने की जानकारी सामने आई थी। हरियाणा जैसे स्टेट में नक्सली विचारधारा से प्रभावित लोगों का पता चलते ही सरकार के तमाम आला अफसर खुद गांव पहुंच गए थे। नीलम कुछ अर्सा पहले तक अपने गांव घसो खुर्द में लाइब्रेरी चलाती थी और बच्चों को पढ़ाया करती थी। जब गांव के कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज जताया तो नीलम ने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। उसके बाद वो गांव छोड़कर भी चली गई। नीलम क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित रहती थी। ये जो तानाशाही सरकार है, किसान आंदोलन में भी उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सरकार विरोधी धरने प्रदर्शन में भी वो काफी एक्टिव रहती थी। चल रहा है और उचाना में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। ईब जो ये इल्जाम लाए गए जो अंदर हैं उनने लाले बम बम उसने उनने फेंके हैं। मेरी लड़की का गलत फहमी वो कर रखी है। मेरी लड़की बाहर से पकड़ी है, नारे लांदी पकड़ी है। मैं सच्चा मन तक हूँ, मेरी लड़की साहब बम कुछ नहीं बगा सकती। मनाई भी विसाई है मेरी लड़की की, बहुत सुच्ची पढ़ी लिखी लड़की है। वह इस तानाशाही की ये नारे लगाए गए हैं, वह बेरोजगारी का शब्द नारे लगा रही थी और कोई उसने किसी चीज का मैटर नहीं था। बेरोजगार का शब्द बहुत परेशान थी। वह को नौकरी नहीं मिली थी। वह बच्चा ने भी लागी थी कहने, अपना बाप ने भी लागी थी कहने, पापा बोले मैंने नौकरी नहीं मिलती था। मैंने बहुत समझने लग गए। हमने फिर भी वह छाती कला कर रखी, बेटी तू धाना तोड़े कदे न कदे रोजगार मिलेगा तने। वह अपने घनी महसूस करने लग गई थी। वह न्यू भी कहा करती थी पेपर पेपर दे के भी मन तो राम ठाए ले, बस नौकरी तो मिलती नहीं। आप तो न्यू चाहती हूँ भी मैं हाथ जोड़ कर मेरी यह प्रार्थना है भी हमारा रोजगार होना चाहिए। लड़की ने ईसा कदम बेरोजगार बच्चा उठा सके है और रोजगारदार तो क्यों उठाओगा, उसकी मतलब क्यों हुए हैं। मैसूर का मनोरंजन गौड़ा इस पूरे प्लान का एक और अहम किरदार है। अगर ये नहीं होता तो पूरा प्लान फेल हो जाता। इसी ने संसद में सभी के पास का इंतजाम कराया था। सागर शर्मा के साथ मनोरंजन को ही संसद में स्मोक बम से धुआं उड़ाना था। सवाल ये है कि एक कंप्यूटर इंजीनियर लड़के के दिमाग में इतनी खतरनाक सोच आई कहां से। पुलिस इसका पता लगा रही है, लेकिन मनोरंजन के घर से जो किताबें मिली हैं वो बता रही हैं कि ऐसी विचारधारा उसके दिमाग में कैसे पनप रही थी। तलाशी के दौरान पुलिस को घर से कई वामपंथी दार्शनिकों और क्रांतिकारियों की किताबें मिली हैं, जिसमें गुरिल्ला वॉरफेयर ये किताब मशहूर मार्क्सवादी लेनिनवादी क्रांतिकारी चे ग्वेरा ने लिखी है। इस किताब को वामपंथी विद्रोह का एक मैनुअल माना जाता है। द आर्ट ऑफ वॉर की ये किताब सन तजू की लिखी है जो चाइनीज युद्ध कला पर आधारित है। डोंगरी टू दुबई ये किताब गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पर आधारित है। बायकुला से बैंकॉक ये किताब भी मुंबई के गैंगस्टर पर आधारित है। मैसूरू पुलिस की टीम ने परिवार से अब तक जो पूछताछ की है उसमें एक और अहम बात सामने आई है। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया है कि साल 2014 में जब से इंजीनियरिंग की डिग्री मनोरंजन ने ली तब से उसने स्मार्टफोन का इस्तेमाल तक नहीं किया। उसके पास सिर्फ एक कीपैड वाला फ़ोन था जिससे वो परिवार के लोगों से बात करता था। लगातार बेंगलुरु और दिल्ली वो जाता रहता था, लेकिन कभी भी उसने अपने परिवार को ये बात नहीं बताई कि उसके पास एक स्मार्टफोन भी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की छानबीन में ये बात सामने आई है कि सिग्नल ऐप के जरिए ये चारों आरोपी एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे और ये बात परिवार के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं थी।